तो जब एसी खरीदने की बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक इन्वर्टर एसी लें या फिर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लें। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आपको कौन सा लेना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, इस वीडियो में हम ये सारी की सारी बात करने वाले हैं। और क्या इन्वर्टर एसी वाकई में बहुत ज़्यादा किफ़ायती होते हैं और क्या ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करते हैं, यानी कि पावर को सेव करते हैं, बिजली का बिल वाकई में क्या इनसे बहुत कम आता है, और क्या अल्टीमेटली आपको लॉन्ग रन में एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो कुछ सवाल आपके मन में भी आ सकते हैं और इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप हैं इस समय पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो अभी तक आपने ये टर्म सुन ली होगी, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, और हो सकता है कि आपको इनके बीच में डिफरेंस ना पता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों एक एसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग यूनिट होती है वो होता है उसका कंप्रेसर। जब हम बात करते हैं 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, तो ये बेसिकली इस एसी का ही लोड कहलाता है। तो जितना ज़्यादा टन का एसी होता है वो उतना ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। अब दोस्तों इन्वर्टर एसी की हम बात सबसे पहले करते हैं। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो कंप्रेसर इसका होता है, जैसे ही आप अपना एसी स्टार्ट करते हैं तो जो इसका मैक्सिमम लोड होता है उस पे कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि आपने एक एसी स्टार्ट किया, वो 2000 वाट पे स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कि भाई मेरे को 26 डिग्री टेम्परेचर अपने कमरे का मेंटेन चाहिए। उस समय पे कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो या फिर 40 डिग्री हो तो धीरे धीरे आपका एसी उस कमरे की कूलिंग करना शुरू करता है, और जैसे ही 26 डिग्री का टेम्परेचर उस कमरे का आ जाता है तो इन्वर्टर एसी क्या करता है, अपनी पावर कंजप्शन को कम कर देता है। यानी कि इस तरह के जो कंप्रेसर होते हैं, इन्वर्टर एसी की जो कंप्रेसर होते हैं, उसमें एक एबिलिटी होती है कि उसकी जो मोटर होती है उसकी स्पीड को वेरी कर सके या फिर चेंज कर सके। तो जहाँ पे पहले 2000 वाट पे एक एसी रन करना स्टार्ट हुआ था, टेम्परेचर 26 डिग्री जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 300 वाट या 400 वाट के करीब में इस कंप्रेसर की पावर कंजप्शन चली जाती है। अब इस समय पे सिर्फ कंप्रेसर का काम ये होता है कि उस जो टेम्परेचर है जो कि आपने सेट किया है 26 डिग्री टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना, और उसके लिए क्या करता है कंप्रेसर, जो मोटर की स्पीड है उसको कम कर देता है। तो जैसे ही मोटर की स्पीड कम होती है तो पावर कंजप्शन भी कम हो जाता है। तो एक बार अगर 26 डिग्री का टेम्परेचर आ गया या जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया था उस टेम्परेचर पे रूम का टेम्परेचर आ चुका है, तो अब एसी को सिर्फ और सिर्फ उतनी पावर की आवश्यकता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि एसी का कंप्रेसर कहीं पे भी बंद नहीं हुआ है, वो उस समय से चल रहा है जिस समय से आपने एसी चलाया है, लेकिन अब कम पावर कंज्यूम कर रहा है और बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है। इसमें आपको नॉइस बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं एक नॉन इन्वर्टर एसी की, और उसके बाद में मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। एक नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है कि जैसे ही आप एक नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी कंप्रेसर अपनी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन पे स्टार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट पे, और उसके बाद कूलिंग स्टार्ट होती है। 26 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पे कंप्रेसर की पावर कट हो जाती है, यानी कि कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो आपने नोटिस किया कि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं हुआ था, वो अपनी पावर कंजम्पशन को कम कर देता है अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 400 वाट, जिस भी प्रकार का या जिस भी ब्रांड का एसी है या जैसी भी उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। लेकिन इन्वर्टर एसी में पावर फिर भी कंज्यूम होती रहती है। तो हमने देखा कि नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद हो जाता है जैसे ही डिजायर्ड टेम्परेचर कमरे का आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद कंप्रेसर दोबारा शुरू होता है जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो जब यहाँ पे एसी का कंप्रेसर बार बार दोबारा शुरू हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है। तो अगेन जब नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होता है टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन करने के लिए, तो अगेन वो स्पाइक लेता है 2000 वाट की। तो आपने देखा कि इन्वर्टर एसी जहाँ पे 2000 वाट पे स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द डिजायर्ड टेम्परेचर 200 से 400 वाट पे आ गया और कंसिस्टेंटली उसी पे रन करता है। लेकिन एक जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो 2000 पे स्टार्ट होता है, कूलिंग 2000 पे ही करता है, जैसे ही कूलिंग हो जाती है वो शट डाउन हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, फिर 2000 पे ही स्टार्ट होगा। लेकिन आपने ये चीज़ नोट करी कि यहाँ पे जो है एसी 2000 पे ही स्टार्ट हो रहा है, बार बार कट होके दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है। एक, आपका कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर एसी में बार बार स्टार्ट होता है, तो ये जो कंप्रेसर के स्टार्ट होने की जो फंक्शनैलिटी है इसमें ही सबसे ज़्यादा एसी को नुकसान होने की संभावना होती है।
इन्वर्टर एसी में आपका कंप्रेसर सिर्फ एक बार स्टार्ट होता है और उसके बाद पावर कंजम्पशन लो होती है। कंप्रेसर की मोटर चलती रहती है, धीमे स्पीड से चलती है और कम पावर कंज्यूम करती है। नॉन इन्वर्टर एसी में बार बार कंप्रेसर स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पावर पे रन करता है, नॉइस करता है और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है एक इन्वर्टर एसी में और एक नॉन इन्वर्टर एसी में। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक बार सवाल कर सकते हैं कि भाई नॉन इन्वर्टर एसी तो बंद रहता है और इन्वर्टर एसी तो चलता रहता है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि एक इन्वर्टर एसी की पावर कंजम्पशन कम है? तो इसमें आप ये समझिए कि चाहे एक इन्वर्टर एसी हो चाहे एक नॉन इन्वर्टर एसी हो, अप्रॉक्सीमेटली सेम पावर कंज्यूम करते हैं जब तक कि डिजायर्ड टेम्परेचर कमरे का मेंटेन नहीं हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपने दोनों एसी स्टार्ट किए, 26 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर दिया, जैसे ही कमरे का 26 डिग्री का टेम्परेचर आता है तो उस समय तक दोनों एसी ने सेम पावर कंज्यूम की होती है। अब इन्वर्टर एसी तो कुछ समय बाद 200 वाट से लेकर 400 वाट के बीच में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक नॉन इन्वर्टर एसी है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो बहुत ही कम समय के लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी बंद रहता है और कुछ समय बाद दोबारा एक नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होता है और 2000 वाट पे चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस बात को और समझें कि इन्वर्टर एसी ने 2000 वाट यानी कि मैक्सिमम पावर जो है उसने एक बार कंज्यूम करी और यहाँ पे आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी है हर बार 2000 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। और एक नॉन इन्वर्टर एसी का जो आइडल टाइम है जब वो नहीं चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और एक नॉन इन्वर्टर एसी को अपना कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात ये समझिए कि मैक्सिमम टाइम जो है हमारा एक नॉन इन्वर्टर एसी 2000 वाट पे कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, इंटरमिटेंट ब्रेक के बाद में, जो कि बहुत ही छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टर एसी जो होता है ये कंसिस्टेंटली 200 से लेके 400 वाट पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली एक जो इन्वर्टर एसी होता है वो 400 वाट पे रन कर रहा है और एक जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली एक 1500 वाट पे रन कर रहा है। अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि क्यों पावर कंजप्शन एक इन्वर्टर एसी में कम होती है और एक नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत ज़्यादा होती है। फिर इन्वर्टर एसी के दोस्तों अपने फ़ायदे मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर आपका एक बार शुरू होता है, तो कंप्रेसर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आनी होती है वो होती है जब वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक इन्वर्टर एसी एक ही बार स्टार्ट हुआ तो अगर प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आपका नॉन इन्वर्टर एसी बार बार कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एक कंप्रेसर के खराब होने की। अब जो दूसरा वैल्यूएबल पॉइंट है वो ये है कि एक इन्वर्टर एसी इसीलिए साइलेंट होता है। एक बार जब स्टार्ट हुआ तब हल्की सी शोर करेगा, लेकिन बाद में जब मोटर धीरे धीरे रन करेगी तो वो आवाज़ भी कम करेगा। और एक नॉन इन्वर्टर एसी बार बार शुरू होता है, आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि बार बार जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो एक आवाज़ करता है, तो यहाँ पे आपको नॉइस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है रेफ्रिजरेंट का यूज़। एक नॉन इन्वर्टर एसी में रेफ्रिजरेंट जो होता है या फिर जो एसी की गैस होती है वो कम इफिशिएंट तरीके से यूज़ होती है, लेकिन एक इन्वर्टर एसी रेफ्रिजरेंट को बहुत ही इफिशिएंटली यूज़ करता है। तो आपको जो ये गैस रिफिलिंग की जो प्रॉब्लम आती है ये एक नॉन इन्वर्टर एसी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट आपको एक इन्वर्टर एसी में देखने को मिलते हैं और इसीलिए जो एक इन्वर्टर एसी होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो एक नॉन इन्वर्टर एसी से हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक एसी लेने से पहले ये नहीं है कि आपको आंख मूंद करके एक इन्वर्टर एसी ही ले लेना है। आपको समझना है कि आपको एक एसी को कितने घंटे तक रन करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आपको एसी एक ऐसे एरिया के लिए चाहिए जहाँ पे आप बहुत कम समय के लिए बैठेंगे या जो भी कुछ काम होगा वो बहुत कम समय के लिए होगा, एसी बहुत कम समय के लिए रन करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेके 4 घंटे के लिए रन करेगा, तो आपको वहाँ पे एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक इन्वर्टर एसी भी लेंगे तो इस समय पे जो दोनों का पावर कंजप्शन होगा ऑन एन एवरेज वो सेम होगा। लेकिन आप अगर अपने घर के लिए एसी ले रहे हैं क्योंकि आपको घर में आराम करना होता है, तो रात में कम से कम आप 7 से लेके 8 घंटे की नींद डेफिनेटली लेंगे, तो इस समय पे आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। या फिर कोई भी एक वर्किंग एरिया हो या कोई भी प्लेस हो जहाँ पे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक एसी चलाना है, एटलीस्ट 6 आवर्स तक आपको एसी को रन करना है, तो आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि जो प्लेस है, अगर आपका यूजुअली वो खुला रहता है, जैसे कि एक दुकान है, आपका दुकान का हमेशा डोर खुला रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो एक ऐसा एरिया जिसमें कि आप एयर को सील प्रूफ नहीं कर सकते हमेशा के लिए और हवा आती ही रहेगी जाती ही रहेगी, तो इस तरीके की जगह के लिए भी आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। क्योंकि जो इन्वर्टर एसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फेल हो जाता है अगर आपका कमरा पूरी तरीके से बंद नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक डिजायर्ड टेम्परेचर के आने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, लेकिन अगर हवा आती रहेगी जाती रहेगी तो उस कमरे का जो टेम्परेचर है कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा और एसी जो है अपने मैक्सिमम पावर कंजम्पशन पे चलता रहेगा। तो इस तरीके के कमरे के लिए तो बेटर ये है कि आप एक नॉन इन्वर्टर एसी ले लें, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और अगर पावर कंजम्पशन भी देखी जाए तो इस तरीके के रूम में आपको पावर कंजम्पशन एक नॉन इन्वर्टर एसी की कम मिलेगी। और डेफिनेटली दोस्तों कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि एक इन्वर्टर एसी क्वाइट होता है, आराम से चलता है, बिना शोर शराबे के चलता है। एक इन्वर्टर एसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों आपको एक इन्वर्टर एसी लेने में फ़ायदा है, लेकिन अगर आप दुकान के लिए ले रहे हैं या फिर किसी ओपन एरिया के लिए ले रहे हैं तो आपको इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कुछ इन्वर्टर एसी और कुछ नॉन इन्वर्टर एसी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको कि आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मेरी टॉप 5 एसीज की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए, और साथ ही साथ में जानिए कि स्टेबलाइजर क्यों ज़रूरी होता है, चाहे एक इन्वर्टर एसी हो चाहे एक नॉन इन्वर्टर एसी हो, उसमें एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाना क्यों ज़रूरी होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल टेक्निकल फाइट में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के यूजफुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।